नमस्कार साथियों। मेरा नाम डॉक्टर मनोज सिंह भदौरिया है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं 1990 से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सा क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं। और इस बार मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से एक नया प्रयास प्रारंभ कर रहा हूं। मेरा ऐसा मानना है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बहुत से लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको एक नाम और उनको एक पहचान नहीं मिल पाती है। तो मेरी एक कोशिश है कि मैं इलेक्ट्रोपैथी में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके नाम को, उनके काम को आपके सामने लाऊं। ये बहुत दिन से मैं सोच रहा था, पर लेकिन व्यस्ततावश समय संयोग नहीं बन पा रहा था। और आज मैं इस काम का शुभारंभ कर रहा हूं। तो आज इस नेक काम की शुरुआत मैं छत्तीसगढ़ के एक युवा चिकित्सक के माध्यम से कर रहा हूं। मेरे साथ हैं डॉक्टर के देशमुख, दुर्ग से हैं। डॉक्टर देशमुख, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। नमस्कार। डॉक्टर देशमुख एक युवा चिकित्सक हैं, ऊर्जावान हैं, बहुत अच्छी चिकित्सा करते हैं, इलेक्ट्रोपैथी का काफ़ी अच्छा ज्ञान रखते हैं। इनकी विचारधारा काफ़ी अच्छी है, इनकी सोच काफ़ी अच्छी है। मैंने इनके बारे में सुना भी था, और इत्तेफाक से अभी पिछले सप्ताह ही मेरी इनसे मुलाकात हुई है। एक दो बार मेरी इनसे फ़ोन से बात हुई थी। तो मैंने ये तय किया कि मैं अपने इस काम की शुरुआत इनके साथ ही करूँ, इतने अच्छे व्यक्तित्व के साथ करूँ। तो डॉक्टर देशमुख जी, आपका मैं पुनः स्वागत करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकाला और आप मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं सबसे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि जो लोग आपको जानते हैं उनके लिए भी, और जो आपको नहीं जानते हैं उनके लिए भी, आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए, जिसमें आपका क्या शुभ नाम है, आप कहाँ चिकित्सा करते हैं, आपकी शिक्षा कैसे हुई, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आपका आना कैसे हुआ, और अब तक की आपकी यात्रा कैसी रही। बताइए डॉक्टर देशमुख जी। जी सर, आपको नमस्कार। मेरा पूरा नाम के देशमुख, कौशल कुमार देशमुख है। मैं छत्तीसगढ़ के जिला बालोद में अभी प्रैक्टिस करता हूँ, एक रूरल एरिया पे। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को मैंने ढूंढा और मैं खुद आया हूँ इस फील्ड में। मुझे किसी ने नहीं बताया था कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक डिफरेंट सब्जेक्ट होती है। तो मैंने जब एक किताब पढ़ी जो मेरे नाना जी ने दिए थे, उसमें लिखा गया था कि पांचवी राष्ट्रीय पैथी अगर होगी तो वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी होगी। मैं बहुत प्रभावित रहा, जबकि वो समय अल्टरनेटिव बीएमएस वगैरह का जमाना था उस समय। तो फिर भी मैंने वो कॉलेज चुना जिसमें पर्टिकुलर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। और इस तरीके से मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आया था। ये नाना जी की जो किताब आपने देखी थी, ये किस सन में देखी थी, ये कब की बात है ये? ये नाना जी, ये मैंने सन 2004 में देखे था ये किताब। वो बेसिकली डॉक्टर कानून करके एक छोटी सी किताब आती थी, तो वो नाना जी रखे थे उसको। तो जब मैं उसको पढ़ रहा था तो मेरे काफी सारे दोस्त पहले से बीएमएस अल्टरनेटिव कॉलेज में उनके सीनियर पढ़ रहे थे, तो मैं देखता था। तो उन्होंने कहा कि ये किताब पढ़ो, तुम्हारी एक मदद हो जाएगी। तो मैंने उस चीज को देखा उस किताब में, तो उसमें नोटिफिकेशन था 85 में समथिंग लोकसभा में ये बात कही गई थी कि भाई इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक पांचवी राष्ट्रीय पैथी हो सकती है, और ये सस्ती सुलभ और हर्बल मेडिसिन है। तो मेरा रुझान थोड़ा उस तरफ गया, और मैं दूसरे कोर्सेज की बजाय इसको चुनना पसंद किया। तो मैं ये मानूं कि 2004 में आपका इस पैथी से परिचय हुआ। इसके बाद आपकी शिक्षा कब, इसमें शिक्षा लेने का निर्णय कब से किया आपने? सर, मैं उस समय बीएससी कर रहा था, तो मैं कॉलेज जाता था उस रूट में। और इत्तेफाक से आपका बोर्ड वहाँ लगा मिला सर, जिसमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रैक्टिशनर डॉक्टर एम एस भदौरिया, आपका ही पहला नाम मैंने बोर्ड में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रैक्टिशनर के तौर पे देखा। अरे वाह। तो वो एक तरीके से इंस्पिरेशन रहा मेरे लिए कि हाँ, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कोई तो है जो करते हैं, और उनका बोर्ड भी है। क्योंकि नजरिया उस समय, उससे पहले ये नहीं था। फिर मैं ढूंढता था और कोई होंगे क्या। तो थोड़ी कंडीशन उस समय उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने थोड़ा वेट किया और मैं 2006-07 में एडमिशन लिया। 2006-07 से आपने एडमिशन लिया, बहुत बहुत मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपको जी अनजाने में ही मेरे से प्रेरणा मिली है। मेरी कोशिश जी शुरू जी। से यही थी कि युवाओं को प्रेरणा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रोपैथी में आए। तो चलिए, ऊपर वाले का बहुत जी बहुत धन्यवाद। ये सौभाग्य की बात है कि मैं आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बना। 2006 से आप जी इस चिकित्सा पद्धति में आए हैं, और आज 2026 हो रहा है, सॉरी 24 हो रहा है, माफ जी कीजिएगा। 2024, जी। लगभग 18 साल का ये सफर है। तो 18 साल का ये सफर आपका कैसा रहा? अब ऐसा है सर कि 4 से 5 साल तो
थोड़ा सा एजुकेशन वगैरह में थोड़ा सा रुका मैं। तो मैं 2010-11 में क्लिनिक खोला मैंने। और शुरुआत तो मैंने की इलेक्ट्रोमोपैथी से, बट रूरल एरिया में होने की वजह से लोग मजाक समझते थे। उसका एक वैल्यूएशन जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाता था। मैंने जैसे तैसे 1-1.5 साल तक इसको खींचा। फिर मैं सर माहौल के हिसाब से ढलना पड़ा, और 1.5-2 साल के लिए मैं उस फील्ड में चला गया जहाँ पे नहीं जाना होता है। फिर मैंने 2000 जब अच्छी खासी ओपीडी हो गई मेरे पास, तो फिर मैंने 2013-14 में फिर से स्टार्ट किया। और उस समय दवाइयाँ बहुत कम उपलब्ध थी। नॉलेज तब तक काफी भूल चुके थे हम लोग। तो कंडीशन को हम अपने सीनियर को बताते थे, वो जो मेडिसिन बताते थे उस तरीके से हम लोग मेडिसिन देते थे। मतलब उतनी योग्यता नहीं थी, इसलिए काफी नुकसान भी उठाना पड़ा हम लोगों को, क्योंकि अलग से उसमें क्या प्लस कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं, कंडीशन के आधार पर मेडिसिन चलाना नहीं आता था। लगभग आज भी हम प्रयास ही कर रहे हैं। तो वो एक खासा दिक्कत भरा समय रहा वो, कि पेशेंट ठीक नहीं होते थे तो पेशेंट लॉस होने लगे, ओपीडीज घटने लगी, फिर भी हिम्मत नहीं हारे सर, लगे रहे। तो फिर ये जो ओपीडी आपकी घटने लगी, इसके बाद में फिर क्या तकलीफें आई, और आप उसके बाद में आपने आगे क्या किया? सर बेरोजगारी आने लग गई थी सर। जी जी जी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में फिर मैंने कोशिश किया, चूंकि पेटेंट वगैरह खरीदते थे उस समय, रूरल एरिया में बहुत सारे कंडीशन होते हैं, आप तो जानते हैं रूरल एरिया में थे। तो उन चीजों को फेस करना पड़ा। और सच बात तो यह है कि हमने उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाए। फिर मेरे लिए एक चैलेंजिंग रहा। और मैंने फिर उस दिन ठाना है कि भाई जिस वजह से मेरी ओपीडी अब खत्म हो रही है, अब मैं इसी इलेक्ट्रोमोपैथी को फिर से सीखूंगा और फिर से एक नया मुकाम हासिल करूंगा। सर मैं लग गया सर, उसके बाद निराश नहीं हुआ मैंने, फिर से बहुत शुरू बढ़िया, कर दी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जी। बहुत बढ़िया। तो फिर उसके जी बाद में फिर आपने आगे क्या किया? सर, उसके बाद में कुछ कॉन्टेक्ट मिले मुझे। और 2017, 16-17 तक तो मैंने ऐसे चलाया, क्लिनिक चलाया, मैंने इलेक्ट्रोपैथी की क्लिनिक चलाई, थोड़ा मिक्स किया और रूरल एरिया के हिसाब से। तो फिर उसके बाद में वहां भी मैं उतना सफल नहीं हुआ। फिर मुझे इत्तेफाक से मेरे जो परम पूज्य गुरुदेव हैं, परम पूज्य गुरुदेव श्री संजय मालवीय जी, उनसे मुलाकात मेरी धमतरी में हुई। और उनके बारे में जब मैंने सुना, तो फिर फोन में बातें हुई, और 2019 में लगभग मैं नागपुर में उनकी ऑफलाइन ट्रेनिंग थी तो वो अटेंड किया सर। उसके बाद अब जब से वो मिले हैं तो गुरु कृपा ही है सर, बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है। अब मतलब इसके इसका मतलब ये है कि अब आप इलेक्ट्रोपैथी में संतुष्ट हैं और सफल हैं। जी सर, मुझे अगर कोई व्यक्ति 100 किलोमीटर से महीने में एक पेशेंट भी पूछते हुए आता है तो सर मैं सफलता की कगार पे हूँ सर। इसमें मेरे मन में एक सवाल आता है, आपको क्या लगता है इलेक्ट्रोपैथी जो है ना, वो शहरों के लिए चिकित्सा पद्धति है, या इसका ग्रामीण क्षेत्र में भी अच्छा उपयोग कर सकते हैं? सर इलेक्ट्रोपैथी एक चिकित्सा पद्धति है, और इसमें शहरी या ग्रामीण का कोई संबंध नहीं है। बेहतर यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ी तकलीफ आती है कि आप उनको इंजेक्शन नहीं लगाओगे, टेबलेट नहीं दोगे, सिरप नहीं दोगे, तो वो आपका डॉक्टर नहीं समझते। परंतु मैं 2019 से मैं ये काम कर रहा हूँ, लोगों को पता है कि अब मेरी आइडेंटिटी वैसी हो गई है कि भैया इसके पास डिफरेंट दवाई मिलती है, पीने वाली दवाई मिलती है, सुई नहीं लगाता है। इस तरीके से आइडेंटिटी बन चुकी है। तो वो आइडेंटिटी बनाने में कामयाब हुआ हूँ सर मैं। हाँ, लेकिन ये आइडेंटिटी बनाने में संघर्ष तो बहुत करना पड़ता है। हाँ सर, बगैर संघर्ष के तो कुछ मिलता ही नहीं है सर। और अधिकांश इलेक्ट्रोपैथ ये संघर्ष झेल नहीं पाते हैं तो अपना रास्ता बदल देते हैं। नहीं, मेरे सगे नाना जी जो कहते थे कि मेरे बुजुर्गों का बड़ा आशीर्वाद प्राप्त रहा है कि काम ऐसा करो जिसमें पैसे के साथ साथ नाम भी मिले। और सभी लोग एक ही काम करेंगे तो फिर आपके और उनमें क्या डिफरेंट रह जाएगा। तो आपको कोई डिफरेंट चीज करनी चाहिए। तो ये मुझे पहले से माइंड में था कि यार सब लोग वही कर रहे हैं तो फिर मैं भी करूंगा तो लोग तो फिर सेम सेम हो जाएगा, कोई आइडेंटिटी नहीं बन पाएगी। तो मैंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को रीस्टार्ट किया एक्चुअल में, और इसमें संपूर्ण योगदान मेरे गुरु जी का रहा है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि आपने इस चिकित्सा पद्धति में आमदनी से ज्यादा आइडेंटिटी को महत्व दिया।
सर आइडेंटिटी जब बनती है ना सर, तो आमदनी ऑटोमेटिक आ जाता है सर, बहुत बढ़िया। इसलिए नाम पहले। हाँ, लेकिन मतलब लोग क्या करते हैं कि आमदनी को इतना महत्व देते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी छोड़ देते हैं। मतलब अगर उनको लगता है कि इलेक्ट्रोहोमेट्री से ज़्यादा अच्छी कमाई किसी और क्षेत्र में है तो वो अपनी इलेक्ट्रोहोमेट्री छोड़ देते हैं और उस क्षेत्र में चले जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आपको, मुझे ऐसा लगा कि आपने आइडेंटिटी को ज़्यादा महत्व दिया, और ये बहुत हिम्मत की बात होती है जब खासकर आपकी आर्थिक परिस्थिति कमजोर हो, आपकी जो है ना सामाजिक परिस्थिति कमजोर हो, तो ये मुश्किल होता है। मैं सही बोल रहा हूँ? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, लेकिन मैंने अपने वैल्यूएशन क्रिएट किए सर उस बहुत जगह बढ़िया। पे जहाँ शायद मुश्किल था। तो आपको, जैसे आपने बताया कि आपको दूसरी चिकित्सा पद्धतियों का भी अनुभव रहा है, आप दूसरी चिकित्सा जी। पद्धति और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में क्या अंतर अनुभव करते हैं? अंतर ऐसा है सर कि एक तो सरल प्रक्रिया है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रैक्टिस करना, औषधियों का निर्माण बहुत सरलता से कर सकते हैं अपन। दूसरी जैसे मैं बोलूं कि आयुर्वेद के अनुसार अगर मैं बोलूं, तो आयुर्वेद में अगर आपको दवाइयां बनाना है तो थोड़ी सी उसमें मेहनत ज्यादा लगती है, कंटेंट्स ज्यादा मिलाने पड़ते हैं। वो अपने आप में एक मेहनत की बात है, उसको खड़ से पीसना पड़ता है, और टेबलेट बनाने के लिए 50 उपाय उसमें काम करने पड़ते हैं। तो वो तो एक एक मेहनत के बाद में एक अच्छी दवाई बनती है। फिर उसको लेने में परेशानी होती है, क्योंकि कभी कड़वा, ज्यादातर मेडिसिन कड़वे होते हैं, रोगों में लाभ वो भी पहुंचाती है, परंतु हम कहीं ना कहीं संपूर्ण रूप से उसमें जानकारी नहीं रख सकते। एलोपैथी का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, तो वो अपना उसका एक अलग ही नजरिया है। हाँ, मुझे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक बेहतर चीज लगा, मैंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी किया था, तो उनसे बेहतर कर पाता हूँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, आयुर्वेद या एलोपैथी से लगभग बेहतर कर पाता हूँ। ये तो आपने बताया कि दूसरी चिकित्सा पद्धतियों से आपको ये बेहतर क्यों लगती है। अब दूसरी चिकित्सा जी पद्धतियों से इसमें आपको कमी क्या लगती है? सर, कमी तो वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर एक तरीके से देखा जाए तो अ, हमारे ऊपर जो कमी रहती है, डायग्नोसिस के आधार पे हम मेडिसिन सही नहीं बना पाते, तो इससे बड़ी कमी और जब मेरे ख्याल से नहीं होगी सर, क्योंकि एक अलग अलग प्रैक्टिशनर बड़े से बड़ा केस को भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दवाई से वो इंस्टेंट ठीक किए रहे कर रहे हैं उन लोग। हम वो नहीं कर पाते, तो शायद ये हमारी कमजोरी है। कमी तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं है, और संपूर्ण तो दुनिया में कोई चीज है नहीं। बहुत, मेरा जानने का मुख्य उद्देश्य यह है, मैं आपका अनुभव जानना चाहता हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ऐसी कौन सी 5 बीमारियां बताएंगे जिनमें आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, या लोग आपको उन 5 बीमारियों के लिए प्राथमिकता दें। जी सर, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं सर, स्किन डिसीज के आते हैं, और न्यूरो के केसेस आते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के केस आते हैं, पाइल्स के आते हैं। नॉर्मल पाइल्स देखता हूँ, फिस्टुला वगैरह नहीं देखता हूँ। तो जो पेशेंट रिफर करते हैं एक दूसरे को, साइटिका और बैक पेन में मेरा अच्छा काम चल रहा है सर। तो ये 4-5 ऐसी बीमारियां हैं जिसको मैंने मार्केट में इस फील्ड में आने से पहले, या इस साइंस को अडॉप्ट करने से पहले देखा हूँ कि लंबी चौड़ी दवाइयों की लिस्ट होने के बावजूद, दवाइयाँ खाने के बाद भी ऐसी बीमारियां जो है वो ठीक नहीं हो पाती है। तो एक इंस्पिरेशन रहा है कि अगर हम इस फील्ड में अच्छे से आते हैं तो हम इन सब चीजों को ठीक करेंगे। वो काम कर रहे हैं सर। बहुत अच्छी बात है। मैं आपका अनुभव इसलिए भी जानना चाहता हूँ, यहाँ पर किसी के प्रमोशन की बात नहीं है और यहाँ पर किसी की बुराई की बात भी नहीं है, लेकिन मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे ताकि आपके अनुभव से जो नए युवा चिकित्सक हैं उनको कुछ गुरु मंत्र मिल सके, उनको कुछ सहायता मिल सके। तो हम, आप जब आप देखते हैं, मेरे ख्याल से आप इलेक्ट्रोपैथी में पेटेंट मेडिसिन बहुत कम इस्तेमाल करते हैं या शायद नहीं इस्तेमाल करते हैं, आप डाइल्यूशन ज़्यादा इस्तेमाल करते जी। हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी तो बिल्कुल डाइल्यूशन, सही सर। डाइल्यूशन के भी एक विडंबना है कि हमारी चिकित्सा पद्धति में 3-4 किस्म के डाइल्यूशन पैटर्न है। 1:9, 1:49, 1:47, 1:99, है ना। एक तो 3:7 का भी चल रहा है। तो आपने कौन कौन से डाइल्यूशन पैटर्न यूज किए हैं और आपको कौन सा डाइल्यूशन पैटर्न बेहतर लगा? सर मैंने सारे पैटर्न यूज किए हैं। स्टार्टिंग में जब हमने किया तो 1M200 ये भी इस्तेमाल करते थे, क्योंकि सीनियर जैसा बताते थे वो फॉलो करते थे। ज्यादातर चीजों में परिणाम इसलिए भी नहीं मिले क्योंकि हम उस योग्य नहीं थे कि उस मेडिसिन को हम एडजस्ट कर पाए।
तो उस तरीके से फिर मैंने उन्हीं चीजों को मैंने डेसिमल में ट्राई किया, तो डेसिमल में मुझे अच्छे रिजल्ट मिले। कुछ कुछ डिसीज में 147 बहुत अच्छा काम करता है, उस मेथड पे भी काम किए। कुछ कुछ सिंगल मेडिसिन को हम ग्लास मेथड से इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। ये लगभग ऐसा होता है सर कि जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ का क्लाइमेट क्या बोलता है, वहाँ का खान पान क्या बोलता है, इस तरीके से हम मेडिसिन का जो डाइल्यूशन है वो सेट करते हैं। और एक पैटर्न आप एडजस्ट कर लीजिए सर अपने माइंड में, एक पैटर्न ले लीजिए, आप कोई भी एक डाइल्यूशन का रेशो उठा लीजिए, आप उसी पे मेहनत करते रहिए, बिल्कुल उसी में सफलता मिलेगी सर। आप इलाज के लिए किसको ज्यादा महत्व देते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट को ज्यादा महत्व देते हैं, या पेशेंट के सिम्टम्स को ज्यादा महत्व देते हैं, या आप पेशेंट के टेम्परामेंट को ज्यादा महत्व देते हैं? आप किसको ज्यादा महत्व देते हैं? सर मैं पेशेंट की सोच को ज्यादा महत्व देता हूँ कि वो किस तरीके से सोच रहा ग्रेट। है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत संक्षेप में कहा। वैसे तो आपने बहुत सारी किताबों का अध्ययन किया होगा। क्या आप किसी किताब का नाम बताना चाहेंगे युवा चिकित्सकों के लिए, या फिर आपकी कुछ अलग सोच है? सर किताबें तो बहुत है, मेरे पास भी है और मैंने बहुत पहले से ले रखी, लेकिन मैं किताबें बहुत कम पढ़ता हूँ सर। मैं मैं ये नहीं कह सकता कि किसी भी किताब को बगैर पढ़े मैं ये कह दूं कि ये अच्छी है या ये खराब है। मैं सर सीनियर्स को पढ़ा हूँ सर, मैं जो आसपास मेरे अनुभवी लोग हैं मैं उनको पढ़ा हूँ, उनको सुना हूँ, और जितनी क्षमता मुझ में थी उतना मैं एक्सेप्ट कर पाया हूँ सर। तो उन्हीं छोटी मोटी जो सीखा है मैंने उसी से मैं अपना प्रैक्टिस करता हूँ सर। तो कहने का मतलब आप ये कह रहे हैं कि किताबी ज्ञान से ज्यादा जो है अनुभव ज्यादा अच्छा जरूरी होता है, या ज्यादा सही होता है? जी मेरे नाना जी कहा करते थे श्री किरण देशमुख जी कि यदि आपके दोस्त 60 साल के हैं और आपकी उम्र 20 साल की है तो मेरे ख्याल से आप 40 साल अधिक अनुभव रखते हैं। बहुत बढ़िया। जी। आपने आपने अभी तक अपने जीवन में बहुत सी दवा कंपनियों का भी की दवाइयाँ इस्तेमाल की होंगी। मैं यहाँ फिर रिपीट कर रहा हूँ जी। कि यहाँ पे आपसे ये पूछने का उद्देश्य मेरा किसी भी कंपनी के प्रमोशन से नहीं है और किसी भी कंपनी की बुराई से नहीं है। आपने किस जी कंपनी की दवाई को बेहतर समझा अभी तक? सर मैंने 4 से 5 कंपनियों की दवाई खरीदे और खत्म होते तक उसका उपयोग किया। इसका मतलब ये सर सभी कंपनियों के दवाइयों ने रिजल्ट दिए हैं मुझे, और मैं उससे मैंने अर्निंग की है। तो मैं स्पेशली किसी भी कंपनी की दवाई में मुझे अभी तक बुराई तो नजर नहीं आई है, इसलिए मैं किसी को अच्छा भी नहीं कह सकता। ठीक। आप ये बताएं कि प्रैक्टिस में आपको क्या क्या दिक्कतें आती हैं? जब आप ग्रामीण क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस में दिक्कतें क्या क्या आती हैं? सर दिक्कतें पहले आती थी सर, अब साल 2 साल से नहीं आ रहा है सर। अच्छा। क्योंकि हाँ, क्योंकि अब लोग जान चुके हैं कि आप एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर हैं, और वो ये प्रेशर नहीं करते कि आप मुझे इंजेक्शन लगाओ, बॉटल लगाओ, टैबलेट्स दो, इस तरीके की चीजें तो जानते हैं कि अब ये नहीं करता है। तो इसलिए अब लोग जो है एक तरीके से बोलते हैं कि वो मन बना के आते हैं कि इस डॉक्टर के पास जाएंगे तो फला दवाई देगा तो अब हमको इससे ठीक हो जाएंगे। दूसरा बात, जनरेशन चेंज हुआ है कि अब वो बोलते हैं कि केमिकल की चीजें खाने से बेहतर है कि एक बार हर्बल को ट्राई कर लिया जाए। तो वो एक इतने दिन से हम लोग अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो सर वो थोड़ा बहुत बनाने में कामयाब हो रहे हैं हम लोग भी। आप इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा यदि कोई जी और कोई आपने और भी कोई उल्लेखनीय कार्य किए हो जिनके बारे में आप बताना चाहें तो बताइए। सर फिलहाल तो अभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कर रहा हूँ, और इसमें जैसे एक जनरल प्रैक्टिशनर होता है भी उसी तरीके से काम कर रहा हूँ। भविष्य में कुछ अच्छा कर पाए उसका प्रयास जरूर करेंगे सर। भविष्य में क्या करने की योजना है आपकी? सर भविष्य में, भविष्य की बातें भविष्य पर निर्भर रहने दीजिए। चलिए, अच्छी बात है। राजस्थान में अब ये जानकारी मिली होगी आपको कि राजस्थान में इलेक्ट्रोपैथी को मान्यता तो पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन अभी उसका जी सरकारी बोर्ड बना है, और सरकार ने उसके बोर्ड के लिए 5 करोड़ का फंड जो है ना बजट में वो स्वीकृत किया है। इस घटना पर आपकी क्या टिप्पणी? सर बहुत बहुत बधाई सर सबको। और स्पेशली राजस्थान में मेरा एक दोस्त है, बहुत खास मित्र है, हरेश रावल। अब उसके लिए बोर्ड बन गया तो हमारे लिए बन गया समझो सर।
फायदा तो मिलेगा। इलेक्ट्रोपैथी में आप जैसा आपने बताया इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति तो आपको बहुत अच्छी लगती है, इसमें तो आपको कोई कमी दिखती नहीं है। फिर भी जी। कुछ कारणों से तो हम पीछे हैं ही, दूसरों से पीछे से तात्पर्य मतलब लोकप्रियता या और भी अन्य चीजें से लेके समाज में स्वीकार्यता तमाम चीजें लेके, वो तो एक अलग विषय हो जाता है। मैं क्रम से पूछना चाहूंगा आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों में क्या कमी दिखती है। सर मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक के चिकित्सकों में मैं अपने आप को शामिल करके मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा कि हमें कमी क्यों है। क्योंकि हमारा स्टडी मटेरियल पहले वो नहीं मिल पाया जो आज के डेट में लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा स्टडी मटेरियल उस तरीके से होना चाहिए था। और हमारा स्टडी इसलिए वीक रहा, और इससे डायग्नोसिस पर्पस में प्रॉब्लम्स आती है। पैथोलॉजिकल चीजें बहुत प्रभावित कर रही है आज के डेट में प्रैक्टिस को। और तीसरा चीज है सर कंसंट्रेशन। हम उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते, पेशेंट को हम काउंसलिंग नहीं दे पाते सही तरीके से कि भैया 4 दिन रुक जा, है ना, किसी भी दवाई खाएगा तो उतना समय तो देना पड़ेगा। तो ये एक डीलिंग पावर है, वो भी कहीं ना कहीं पेशेंट के कंडीशन के आधार पे बहुत सारी चीजें मायने रखती है सर। तो एज ए प्रैक्टिशनर मेरे में ये कमी है। मैं इस तरीके से देखता हूँ। यानी कि चिकित्सा जो जो अपने चिकित्सक हैं उनकी शिक्षा और उनके कॉन्फिडेंस और उनके अनुभव में कमी देखते हैं आप। जी, मैं अपने आप को उस बीच में रख के बता रहा हूँ सर। जी। अब देखिए हर चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए कोई सहयोगी संस्थाएं भी होती हैं जिनको संगठन कहा जाता है। जी। जैसे कि एलोपैथी को जी। सपोर्ट करने के लिए आईएमए है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है। हमारी चिकित्सा पद्धति में जी। भी काम करने वाले ढेरों संगठन हैं। आप इन संगठनों में क्या कमी जी। देखते हैं। तो सर संगठन बहुत सारे लोगों को मिलके होता है, और उसमें सभी के विचार अपने अलग अलग होते हैं। अलग अलग विचारधारा की वजह से बहुत सारे संगठन बने। यदि सारे संगठनों की सोच एक हो जाए सर, तो मेरे ख्याल से एक सही जवाब और उचित जवाब अगर सरकार को मिले तो मान्यता के लिए बहुत अच्छा प्रयास हो सकता है। वैसे ही हमारे मेडिकल साइंस में बहुत सारी मेडिसिन कंपनियां हैं, है ना। उसके बाद भी जो है ना जी। मेडिसिन की गुणवत्ता से लेके उनकी एफिकेसी पे बहुत से सवाल उठते हैं। आप मेडिसिन में या मेडिसिन कंपनियों में क्या कमी देखते हैं। सर मेडिसिन कंपनियों में तो मैं कोई कमी नहीं देखता, क्योंकि अपना व्यापार वैसा है, बहुत अच्छा फैला रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट अच्छा कर रहे हैं, ये कंपनियों में कोई कमी नहीं है। हाँ, गुणवत्ता कितनी अच्छी है ये उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक प्रैक्टिशनर और एक फार्मासिस्ट दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। एक प्रैक्टिशनर अगर फार्मासिस्ट की ओर जाने लगे तो वो शायद वो सिर्फ फार्मासिस्ट ही बन सकता है। प्रैक्टिशनर और फार्मा दोनों को डिफरेंट रखता हूँ मैं। तो वो कंपनियों की जिम्मेदारी है सर कि वो अपनी गुणवत्ता बना के रखें, जिससे उनको भी फायदा हो, हमको फायदा हो, और हमारी ओर से जनता को फायदा हो। तो आप ये महसूस करते हैं कि हमारी इलेक्ट्रोपैथी की शिक्षा पद्धति में कमी है। सर कमी तो हम में है सर। पद्धतियां पद्धति आज भी वही है। शिक्षण सामग्री जितनी भी थी वो वही बुक्स आज पढ़ाए जा रहे हैं। नया इनोवेशन आज के डेट में मेरे ख्याल से अलग तरीके से किसी ने नहीं किया है। उनका ही कॉपी पेस्ट चल रहा है, या उनके उनके स्टडी किए हुए मटेरियल पे थोड़ा सा शोध का काम कोई कोई अच्छा डीप जाने की कोशिश करता है। तो उस तरीके से चीज हो रहा था, तो पद्धति में तो कोई कमी नहीं है। और आज के डेट में तो अच्छे अच्छे ट्रेनर आ चुके हैं सर। अब तो बहुत अच्छा सिखाते हैं, हमारा भी मन करता है उनको सीखने, उनको सुनने का, सीखने का। और हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि अगर कुछ नया चीज सीखने को मिल रहा है तो तुमको सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके तक ही सीमित रहो। तो और हम गुरुजी को बता के करते हैं कि गुरुजी ये पढ़ लें, या वो खुद बोलते हैं कि ये तुम उनको सुनो। तो इस मामले में मेरे गुरुजी ने बहुत मदद की सर, इस मामले में। सोशल मीडिया का दौर जब से आया तब से इलेक्ट्रोपैथी में इलेक्ट्रोपैथी सिखाने वाले बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मेडिसिन कंपनियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो इससे थोड़ा सा जो है ना चिकित्सक के अंदर में एक भ्रम की स्थिति बनती है। आप इसको किस रूप में देखते हैं। भ्रम कुछ नहीं है सर। अ, भाई अगर आप मार्केट में निकलोगे तो बहुत सारी दुकानें दिखेंगी, और अलग अलग तरीके से एक ही सामान को बेचा जाता है, या अलग अलग सामान भी हो सकता है।
तो ये आपके ऊपर है सर। बाकी उनको तो जो मार्केट में, ये अच्छी खुशी की बात है कि हम तो कभी किसी कंपनी को भी नहीं जानते थे, आज आपके पास ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शंस पैदा हुए हैं सर, तो इससे प्रैक्टिशनर को तो लाभ ही होगा ना सर। जो नए चिकित्सक इलेक्ट्रोपैथी में आना चाह रहे हैं या आ रहे हैं या आकर अब अभी अभी जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया है और जो कुछ करना चाहते हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? सर अब पहली बात तो यह है कि अब हम उतने योग्य नहीं है कि किसी को सलाह मशवरा दे सकें, परंतु नहीं नहीं, मैं यहाँ पे जैसे तो भी वो आए हैं। मैं यहाँ पे टोकूंगा। लोग सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप ग्रुप जी में आपकी सलाह को महत्व देते हैं, और छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग भी आपसे सलाह लेते हैं, और मुझे आपका जो आपकी जानकारी जो है वो छत्तीसगढ़ के बाहर से ही मिली थी कि मेरे आसपास कोई डॉक्टर के देशमुख जी हैं जो कि अच्छी जानकारी रखते हैं, तो इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। सर, बड़प्पन है सर सबका, इसमें मेरा कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज कहूंगा कि जिनके भी माध्यम से वो इलेक्ट्रोमोपैथी में आए हैं, वो आपको इतना तो कम से कम खड़ा कर देगा कि भैया कि तुमको बेसिक नॉलेज यहाँ से मिलेगी, या वो खुद देंगे। और फिर उसके बाद अगर उनको एडवांस की जरूरत पड़ेगी तो भी मार्केट में आज की डेट में अच्छे अच्छे ट्रेनर आ चुके हैं, जो घर बैठे आप ऑनलाइन के माध्यम से, जूम क्लासेस के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से क्लासेस मिल रही है सर। हमको तो नागपुर जाना पड़ा था 3 दिन का ऑफलाइन क्लास करने, हम नागपुर गए थे। गुरु जी को जब से सुने तब से गुरु कृपा से बेड़ा पार हो गया सर हमारा। तो अब उतना नहीं है, और ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि अभी सोशल मीडिया में काफी एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं उन चीजों का। मैं एक चीज बोलता हूँ सर कि ऑनलाइन की तुलना में ना कभी कभी उसी ट्रेनर को आप ऑफलाइन सुनिए, बहुत अंतर होता है सर। मैं ऑफलाइन एजुकेशन को ज्यादा वैल्यूशन देना चाहूंगा। लेकिन अब क्या है कि विषय इतना बड़ा है, आप लंबे समय तक उनको साथ समय नहीं दे सकते। तो बेहतर है ऑनलाइन भी ज्यादा अच्छा है। आज के डेट में दूरस्थ कहीं भी बैठ के आप ऑनलाइन से एजुकेशन ले सकते हैं, सीखने वाले के ऊपर है सर, सिखाने वाले तो बहुत है। डॉक्टर देशमुख, अगर कोई आपसे सवाल जी करके डॉक्टर के देशमुख क्या है ना, मतलब एक्चुअली डॉक्टर के देशमुख है क्या, और आप क्या चाहते हैं कि डॉक्टर के देशमुख को लोग किस रूप में याद करें? सर, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक के प्रैक्टिशनर के तौर पर जानना या पहचानना पसंद करूंगा। जब भी अगर ऐसा कोई मौका है तो मैं सेवा देना चाहूंगा सर इस फील्ड में। इससे ज्यादा, क्योंकि ना ही मैंने अभी कोई रिसर्च किए हैं कि मैं साइंटिस्ट कहलाऊं, ना मैंने कोई नया मेडिसिन क्रिएट किया है कि एक फार्मासिस्ट कहलाऊं सर। जो सिस्टम की मेडिसिन अवेलेबल है, बस उन्हीं से मैं काम करता रहता हूँ सर। तो एक अच्छे प्रैक्टिशनर के तौर पे मैं पहचाना जाऊं, ये मेरे लिए काफी होगी सर। इस फील्ड में आने के बाद कोई अफसोस है आपको? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। चलिए, क्योंकि बहुत इस फील्ड में आने के बाद में मुझे मुझे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले सर। क्योंकि मैं बताया ना, गुरु कृपा है, मेरा लिंक भी इस तरीके से बढ़ा। मेरे कई कई ऐसे मित्र हैं जो आदरणीय मित्र हैं, आप समझ सकते हैं। वो मित्रवत भी रहते हैं और आदरणीय भी हैं। जैसे मैं एक दो दोस्तों का नाम लेना चाहूंगा। एमपी से सुरेंद्र शर्मा साहब हैं, और अपना तारेन भाई हैं, सोनी जी, आप जानते हैं उनको बहुत अच्छे से। हरेश रावल है, मेरा खास दोस्त है। और बहुत सारे लोग हैं सर, सब अपने हैं। तो सबका नाम लूंगा तो टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। जी पर हाँ, मेरे जी हाँ, सारे अपने हैं। जी हाँ, जी हाँ, हमारे जी पास थोड़ा सा इंटरव्यू में टाइम की तो वो होती ही है बात। अभी हमारे पास 4 मिनट शेष है। इन 4 मिनट में मैं ये जी आपसे अपेक्षा करूंगा कि यदि आप अपने मन से कुछ बताना चाहें, कुछ कहना चाहें, तो वो कहें आप। जी सर, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा। जब मैंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में सफर स्टार्ट किया, तो जितने भी लोग इस फील्ड में मुझे मिले, उनसे सबसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, और आज भी सीखते आ रहा हूँ। तो जितने भी लोग इस फील्ड में आए, मैं चाहे जिनसे दवाइयाँ खरीदा, उनका भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, वो भी अपने तरीके से सीखा है। तो जितने भी दोस्त, संबंधी और इलेक्ट्रो होम्योपैथ जितने भी मिले, उन सबको आपके चैनल के माध्यम से सबको थैंक यू बहुत बहुत प्रणाम बोलना चाहूंगा सर।
बहुत अच्छा लगा देशमुख जी आपसे बात करके। और मैंने तो यथासंभव पूरी कोशिश की कि मैं आपसे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मैं जानकारी ले सकूं, और आपने मेरे सवालों का काफ़ी अच्छे से जवाब दिया और आपने समय दिया, जी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं इस चर्चा को विराम देते हुए आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए, अपने को आगे बढ़ाइए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को आगे बढ़ाइए और एक उस मुकाम तक पहुंचाइए जिससे कि हमें इस बात पे गर्व हो सके, एक खुशी हो सके कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। इलेक्ट्रोपैथी के लिए आपने बहुत अद्भुत योगदान दिया है और आपके प्रयास से इलेक्ट्रोपैथी को भी बहुत लाभ हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।